हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्वेल्थ का होने वाला एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और फरवरी में आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो काफ़ी बच्चे ऑब्जेक्टिव तो याद करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, किस प्रश्न को याद किया जाए, किस प्रश्न को छोड़ दिया जाए। तो इसी के लिए एवन आर्ट्स क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकत्रित करके एक साथ लेकर आई हुई है। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण है उनको देखने का काम करेंगे और काफ़ी आसान भाषा में समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन की पॉइंट वहीं रहेगा। आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस क्लास को देखना नहीं भूलें और इस क्लास को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। एक बार में अगर नहीं देख सकते हैं तो 2 बार 3 बार में करके देखें, लेकिन देख करके पूरे प्रश्न को आपको याद कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना है ताकि सबको फायदा हो चुके। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये A1 आर्ट्स क्लास का आपका नोट्स है। यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न है, उत्कर्ष कारक एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताइए। ठीक है, उत्कर्ष कारक एवं प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये उत्कर्ष या प्रतिकर्ष एक ही बात होता है और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक किसको कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी यहाँ भक्ति नहीं होगा, व्यक्ति होगा। कोई भी व्यक्ति अपने मजबूरी के कारण, जैसे यहाँ पे बाढ़ हो जाएगा, भूकंप, सूखा, सुनामी, बेरोजगारी, नौकरी या मानव जनित आपदा के कारण, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह पलायन करता है या जाता है, उसी को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति मजबूरी आ गया, मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, घर ढह गया, तो एक जगह से जाके दूसरा जगह घर बना लिया। ठीक है, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है तो जाके बाहर मुंबई में, दिल्ली में रोजगार पाने के लिए वहीं पर रह गया। तो मजबूरी के कारण कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरा जगह जाके रहता है, उसी को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसमें बात है कि अपकर्ष कारक किसको कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा या मर्जी के कारण, अपना इच्छा से कोनो व्यक्ति किसी जगह पर जाके रहता है, उसी को कहते हैं अपकर्ष कारक। तब प्रतिकर्ष कारक ये होगा कि कोई व्यक्ति मजबूरी के कारण एक जगह से जाके दूसरा जगह रह रहा है, उसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। और अपकर्ष कारक ये होगा कि कोई व्यक्ति किसी जगह के प्रति आकर्षित हो गया कि बड़ा बढ़िया जगह है, चलो ना कहीं रह जाओ, तो आकर्षित हो गया और वहां जाके रह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न को देखने का काम करते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर बताइए। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, अंतर बताना है। तो एगो जन्म दर और एगो मृत्यु दर। जन्म दर देखिए, सबसे पहले आप लिख देंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर जो निम्नलिखित है या इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ देखिए जन्म दर, विश्व के किसी भी देश में, दुनिया के कोनो देश हो, वहां प्रति 1000 स्त्रियों के संख्या पर जन्म लिए गए जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मान लीजिए कि अपन अब इंडिया है, ठीक है, इंडिया में 1000 महिला मान लीजिए कि एक दिन में 7 गो बच्चा को जन्म दी, जिसमें से 2 गो बच्चा का हो गया कि मर गया, तब बच्चा कै गो जिंदा बचा? 5 गो। ठीक है, जन्म लिया था 7 गो, लेकिन जिंदा कै गो है? 5 गो। तब पूछेंगे कि जन्म दर कितना होगा, तो आप कहेंगे जन्म दर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो यही बात समझना है कि जन्म दर जब पूछेंगे तब विश्व के किसी भी देश में प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर जन्म दिए गए या लिए गए जीवित शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। अब मृत्यु दर कितना होगा, तो बताइए, टोटल आदमी था कै गो? 7 गो,
मर कै गो गया 2 गो, बच कै गो गया 5 गो। तो 5 गो होगा जन्म दर और 2 गो मरा है तो 2 गो का होगा मृत्यु दर। बात बुझाया। तो देखिए मृत्यु दर विश्व के किसी भी देश में प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर जन्म दिए गए मृतक शिशुओं की संख्या, मतलब जितना मर गया है उतना शिशु की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ कि प्रति 1000 स्त्री की संख्या पर जन्म लिया गया जो बच्चा है उसके संख्या को जन्म दर, और प्रति 1000 स्त्री की संख्या पर मरल बच्चा जो जन्म लिया है उसको मृत्यु दर। इतना भी कम से कम याद रखिएगा जिसको नहीं याद होता है। चलिए आ जाइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, सामूहिक कृषि कैसे की जाती है? सामूहिक कृषि कैसे की जाती है, मतलब समूह में कृषि कैसे किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, सामूहिक कृषि का जो प्रारंभ है ये शुरू हुआ था कहाँ पे? पूर्व सोवियत संघ में। कहाँ शुरू हुआ? पूर्व सोवियत संघ में। ठीक है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलख होज कहा जाता है। पूछेंगे सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? कोलख खोज कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधन, स्वामित्व संपूर्ण समाज और श्रम पर आधारित होता है। कैसे कोई चीज को उत्पादन करना है, ठीक है, ये पूरा समाज पर निर्भर करता है, सब लोग के मजदूरी के ऊपर निर्भर करता है। बुझाया? तो जब भी पूछेंगे सामूहिक कृषि के बारे में तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें सदस्यों का संख्या ज्यादा होता है कि कम? तो सामूहिक सब लोग करेगा, सब लोग एक साथ आएगा तो क्या होगा? सदस्य की संख्या ज्यादा लोग होगा। भूखंड का आकार भी क्या होगा? जमीन भी क्या होगा? तो सबका जमीन एक साथ खेती करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो भूखंड का आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। कृषि, पशुधन एवं श्रम का सामूहिक रूप से योगदान होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सामूहिक कृषि कैसे की जाती है पूछेंगे तो ध्यान रखिए। सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ होता है? पहला बात पूर्व सोवियत संघ में। दूसरा बात पूछेंगे पूर्व सोवियत संघ में इसको क्या कहा जाता है? कोलख होज। ठीक है, उसके बाद में पूछेंगे कि बताइए उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसके ऊपर निर्भर करता है? तो पूरा समाज के ऊपर और श्रम पर। सदस्य का संख्या क्या होता है? अधिक होता है। भूखंड का आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। और इसमें कृषि, पशुधन एवं श्रम का सामूहिक रूप से योगदान होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब आइए अगला प्रश्न, साक्षरता को परिभाषित कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो A1 आर्ट्स क्लास टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सब फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, समझे? हाँ, और आपको वीडियो को एक बार नहीं 4 बार 5 बार जितना बार आप देख सकते हैं उतना बार देखिए, समझे? और शेयर भी आपको करना है क्योंकि मेहनत किसके लिए किया जा रहा है? आपके लिए। तो सबको फायदा होना चाहिए, सबका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, साक्षरता को परिभाषित कीजिए। साक्षरता का अर्थ होता है साक्षर होना, अर्थात पढ़े लिखे यानी पढ़ने लिखने की क्षमता से संपन्न जो होता है ना उसी को साक्षर कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग देश में साक्षरता का अलग अलग मानक है। भारत में पढ़ने लिखने में जो योग्य व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? साक्षर माना जाता है। तो साक्षरता को परिभाषित कीजिए जब पूछेंगे ना, तो अगर आपको इतना भी नहीं याद करना है तो आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे साक्षरता का अर्थ होता है साक्षर होना, अर्थात पढ़े लिखने में संपन्न व्यक्ति जो होता है उसको क्या कहा जाता है? भारत में साक्षर माना जाता है। इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण का उल्लेख करें। ठीक है, और इसको रोकने का उपाय बताएं। तो भारत में जनसंख्या काहे बढ़ रहा है? साक्षरता दर में कमी है। तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? होगा ये कि सोचोगे शादी ब्याह कर लेते हैं, ज्यादा बाल बच्चा होगा, दुगुड़ा होगा तो दुगुड़ा कमाएगा तो ज्यादा रुपया आएगा, समझे? बकलोलवा लेखा सोचोगे। दूसरा का बात है साक्षरता दर में कमी होना। दूसरा का बात है कि चीन की तरह भारत में चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होना। भारत में चाइल्ड पॉलिसी नहीं लागू है, जितना बच्चा पैदा कर सकते हो करो, कोनो दिक्कत नहीं है, इससे भी जनसंख्या बढ़ रहा है। तीसरा बात, लोगों का गलत मानसिकता होना। गलत मानसिकता है कि ज्यादा बच्चा होगा तो ज्यादा इनकम होगा, समझे? जबकि इससे प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति का प्रति इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति इनकम, वो क्या होता है? प्रभावित होता है, कम हो जाता है। मान लो कि किसी का शादी हुआ, ठीक है,
और उसका एगो लड़का है, उसका महीना अगर मान लीजिए कि जो शादी किया है उसका महीना मान लीजिए 40,000 का है, तो वो 40,000 जो है वो अपना घर के जरूरत से बचा के जितना बचेगा वो सब अपना लड़का पर खर्चा करेगा। और क्योंकि 5 गो लड़का है, 40,000 का महीना है, तो बताइए वो बढ़िया से लड़का को सुविधा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वही यहाँ पर बात है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय। देखिए, रोकेंगे कैसे? तो लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जागरूक करना होगा। इसके लिए लोग को क्या करना होगा? शिक्षा प्रदान करना होगा। तो पहले लोग को जागरूक करेंगे, और जागरूक कैसे लोग होगा? जब वो पढ़े लिखेगा। ठीक है, ये पहला बात हो गया, समझे? आगे देखिए, अगला बात यहाँ पे है, चीन की तरह भारत में भी 2 या 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करके जनसंख्या को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि 2 या 3 बच्चे वाले परिवार को सरकारी सुविधा देना चाहिए तथा अन्य कार्यों में प्राथमिकता देना चाहिए। इससे जनसंख्या वृद्धि का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मान लो कि वो 4 गो 5 गो 7 गो 10 गो लड़का पैदा कर रहा है, तो ओकरा सरकारी सुविधा मत दो। घोषणा कर दो कि जिसको 3 गो से ज़्यादा बच्चा होगा उसको क्या किया जाएगा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसे ना घोषणा कर दो, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा, तो लोग अपने कंट्रोल करेगा। समझे? तो यही बात है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आप क्लास को देखने के बाद में क्या करिएगा कि आपको कमेंट भी करना है कि क्लास कैसा लगा, लाइक वगैरह भी कर लीजिएगा। बुझाया? हाँ। अगला देखिए, अगला प्रश्न, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल के बारे में बताइए। क्वेश्चन है, देखिए, रबी, खरीफ एवं जायद फसल का उल्लेख निम्नलिखित है या इस प्रकार है भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित यहाँ हटा ही सकते हैं, इस प्रकार है लिख सकते हैं। बात बुझाया? हाँ, तो ई पहले पॉइंट ध के लिख देना है। ओकरा बाद देखिए, पहले हम देखेंगे रबी फसल। ठीक है, भारत में रबी फसल के कृषि का उत्पादन कवना ऋतु में होता है? ठंडी, शीत ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, तो शीत एवं शरद ऋतु में होता है। अक्टूबर से कौना महीना तक? मार्च महीना तक। समझे? भारत के रबी फसल के अंतर्गत जो कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है, उसका नाम कथी है? चना, राई, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, आलू, ये सब रबी फसल है। तो ये नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। अगर पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा चना, मटर, गेहूं, समझे, और कपास, तो कपास रबी फसल नहीं होगा, क्योंकि रबी फसल में चना, राई, मटर, सरसों, गेहूं, जौ, आलू और बहुत कुछ आता है। इसका ट्रिक है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। ना यानी चना, ई यानी राई, हु यानी गेहूं, टर यानी मटर, जोश यानी जो यानी जौ, स यानी सरसों, आलू यानी आलू। बात बुझा गया? चलिए आगे इसमें आप देख लीजिए, आगे इसमें क्या है? तो आगे यहाँ पे है आपका खरीफ फसल और जायद फसल देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, खरीफ फसल जो है, तो भारत में खरीफ फसल का उत्पादन ग्रीष्म ऋतु में होता है। अच्छा, तो रबी फसल कौन ऋतु में? शीत ऋतु। और खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु में, जून से सितंबर में होता है। ठीक है, भारत के खरीफ फसलों का नाम इस प्रकार है, जैसे मूंगफली, चावल, अरहर, कपास, बाजरा, मक्का और रागी। बुझा गया? तो ये ध्यान रखिएगा। जायद फसल देखिए, भारत में जायद फसल का उत्पादन अप्रैल से जून में होता है। भारत की जायद फसल का नाम इस प्रकार है। ठीक है, अच्छा, जायद फसल कब? अप्रैल से जून। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेंगे रबी फसल कब से कब तक था, तो अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर के कब तक? मार्च तक। कब तक? मार्च तक। ठीक है, ओकरा बाद में मार्च तक वो खत्म हो गया। फिर अप्रैल से, अगला महीना अप्रैल से जून तक कौन फसल? तो अप्रैल से जून तक जायद फसल। ठीक है, और फिर जून से पूछेंगे, जून से लेकर के सितंबर तक कौन फसल? क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, तो जून से सितंबर तक फिर आ जाएगा कौन फसल? खरीफ फसल। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले रबी फिर जायद तब खरीफ। ठीक है, तो जायद फसल में आपका काथी कथी आ जाता है? सब्जी आ जाता है, फल चारा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब आ जाता है। समझे? 1-2 महीना में ये सब हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल संरक्षण की विधि का उल्लेख करें। जल संरक्षण, पानी को कैसे बचाएं? ठीक है, तो जल संरक्षण के विधि निम्न प्रकार है या इस प्रकार है, ये आपको मतलब धके टिपिए देना है। बुझाया? हाँ, देखिए कैसे आप पानी को रोकेंगे, पानी का सही में संरक्षण करेंगे, बचाएंगे, सॉरी।
तो 1 नंबर में देखिए, सभी लोगों को जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। नलवा के टोटिया खुले छोड़ देते हैं तो खुले नहीं छोड़ना होगा, जागरूकता लाना होगा, समझे कि हाँ खुला नहीं छोड़ना है, पानी का उतना यूज करिए जितना काम का है। तो 1 नंबर में सभी लोग को जल संरक्षण हेतु क्या लाना होगा, जागरूकता लाना होगा, जागरूक लोग को करना होगा। ठीक है। उसके बाद में सभी लोग शावर की जगह पर बाल्टी का यूज करें। ऊपर झरना उरना खोल के नहाना चालू कर देते हैं, नहाइयो लिए तब पानी गिर रहा है, तो बाल्टी में पानी भरे, जितना काम का है वो यूज करें। पानी का उपयोग भरकर मतलब स्नान करने में करें, वही बात है। सभी व्यक्ति सेविंग करते समय नल बंद करें। जैसे सेविंग करते समय भी आते हैं ना, उसको नल वगैरह में जब खुद से कर रहे होते हैं तो नल को बंद रखना है, खुला नहीं रखना है। बर्तन धुलते समय भी नल के स्थान पर टब का यूज करें। पानी को क्या करिए, टब में भर लीजिए और तब बर्तन को धोइए। अब लोग क्या करता है कि बर्तनवा के मज दिया और टबवा खोल देता है, भले नलवा खोल देता है, फिर धोया, फिर उसको रखा जौन मजले है, फिर वो बर्तन के उठाया, वो बीच में कितना पानी बर्बाद हो जाता है। तो बर्तन धुलते समय नल के स्थान पे किसका यूज करना है, टब का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे देखिए, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। देखिए जनसंख्या में तो टोटल जो जनसंख्या होता क्या है, लोग पुरुष या स्त्री, समझ रहे हैं। अब ट्रांसजेंडर जो होता है वो अपवाद होता है, किन्नर। तो यहाँ पे देखिए लिंग अनुपात का निर्धारण पुरुष और स्त्री के द्वारा ही होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। स्त्री या पुरुष के जनसंख्या के बीच के अनुपात को कथी कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है। भारत में प्रति 1,000 स्त्री की जनसंख्या पर पुरुषों की जनसंख्या को लिंग अनुपात, मतलब प्रति 1,000 स्त्री की जनसंख्या पर पुरुष का जो जनसंख्या होता है उसी को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्त्रियों का संख्या बटा पुरुषों का संख्या गुना में कितना है, 1,000। बुझाया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है 1,000 लिखा गया है। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण क्या है। ठीक है, और उसके प्रकार का वर्णन करें, एकदम VVI है। और ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के साथ इसका ये जो क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी के लिए, होम साइंस के लिए, जिसका भी सब्जेक्ट है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार का वर्णन करें। प्रदूषण वह पदार्थ है जिसे सभी जीवित प्राणियों के शरीर पर हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको कभी कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। अब जिंदा आदमी होगा, ओकरे न बदबू अगर है आसपास में तो ओकरे न बुझाएगा कि यहाँ ये बदबू है कि नहीं। जिंदा आदमी होगा तो ओकरे न लगेगा कि आवाज बहुत ज्यादा है, कान बंद कर लो कि नहीं। ओकरे न लगेगा गंदा पानी है नहीं पीना है का, तो मरल आदमी को तो लगेगा नहीं। तो वही है कि प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण वह पदार्थ है जिससे जीवित प्राणियों के शरीर पर हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी को कथी कहते हैं, प्रदूषण। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे में एक में जल प्रदूषण, पानी प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषित हुआ, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ध्वनि मतलब साउंड ज्यादा हो गया तो ध्वनि प्रदूषण। और भूमि प्रदूषण, तो जमीन जब प्रदूषित हुआ, समझे जमीन उपजाऊ नहीं हो रहा है, ज्यादा ही खाद बिया छीट दिए हैं, समझे खाद वो छीट दिए हैं, तो ये भूमि प्रदूषण होता है। इसी में आप देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ द्वारा वायु का अस्वच्छ होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वातावरण में विद्यमान जितना अवशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, उसी से हवा जो अस्वच्छ हो जाता है उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे CO2, NO2, SO2 इत्यादि। बुझाया। उदाहरण के लिए औद्योगिक द्वारा, चिमनी के धुआं द्वारा, पुराने गाड़ी के द्वारा, ये सब का हो जाता है। तो उद्योग के द्वारा भी हवा प्रदूषण होता है, चिमनी के धुआं द्वारा भी हवा प्रदूषण होता है, पुराना गाड़ी से भी हवा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसी क्वेश्चन में है आपका जल प्रदूषण। तो वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ द्वारा, इस सब में यूज कर लेना है, वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ, वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ। बुझाया। हाँ, द्वारा जल का अस्वच्छ होना जल प्रदूषण कहलाता है। जैसे
घर के अवशिष्ट पदार्थ का पानी में मिलने से, कचरा को पानी में फेंकने से, जानवरों को नहवाने से, ठीक है, पानी का हो जाता है प्रदूषित। अब भैंसी के लोग ले जाता है पोखरा में जाके नहवा देता है, पोखरा का पानी प्रदूषित। नहरी में नहवा दिया तो नहरी के पानी में तो पूरा भैंसी के मैल छोड़ा दिया गया, समझे, तो क्या होगा, प्रदूषित होगा कि नहीं, हो जाएगा। घर के कूड़ा कचरा है, नाला वाला के पानी, और काट के उसको नहरी में नदी में गिराया जा रहा है, तो पानी प्रदूषित होगा कि नहीं, होबे करेगा। तो वही बात है। अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण इसमें, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण देखिए, वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ के द्वारा, ये तो सब में लिखा रहा है, ध्वनि का अस्वच्छ होना कौन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इनमें जल का अस्वच्छ होना जल प्रदूषण, ध्वनि का अस्वच्छ होना ध्वनि प्रदूषण, भूमि का अस्वच्छ होना भूमि प्रदूषण। कितना आसान है बताइए। फिर एहू में सेम एक के बार याद करिए, चारों में काम आ जाएगा। वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ द्वारा भूमि का प्रदूषित होना कौन प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ठीक है। और इसमें जो हो जाएगा, भूमि में अधिक उर्वरक और खाद्य पदार्थ जो है उसका यूज कर लेते हैं, ज्यादा उर्वरक खाद्य पदार्थ का यूज कर लेते हैं ना, तो उसी से भूमि का हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो आशा कर रहे होंगे आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, डेन्यूब जलमार्ग का उल्लेख करें। डेन्यूब जलमार्ग, तो ये एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है, ध्यान रखिएगा। डेन्यूब जलमार्ग कैसा है, बाहरी जलमार्ग की आंतरिकता, आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है। यह पूर्वी यूरोप के भाग को अपनी सेवा देता है। तो यूरोप के कवना भाग को, जैसे देख लीजिए मैप हो गया, तो ऊपर में उत्तर हो गया, नॉर्थ, ऊपर में क्या हो गया, जिसे मैप हो गया तो ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, ठीक है, इधर ईस्ट, और इधर का हो गया ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये पूर्वी यूरोप यानी इधर इस एरिया के क्षेत्र में क्या करता है, अपना सेवा देता है, डेन्यूब जलमार्ग, समझ गए बात। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यह जलमार्ग ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से गुजरते हुए पूरब की ओर बहती है। यह टर्ना सेबिरोन का नौकायन योग्य है। देखिए ये निकलती कहाँ है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, समझे, और पूरब की ओर बहती है, किने बहती है, पूरब की ओर। तो पहला बात याद रखना है कि ये कैसा जलमार्ग है, तो आंतरिक जलमार्ग है। दूसरा बात, ठीक है, सेवा किसको देती है, पूर्वी यूरोप को देती है। तीसरा बात, निकलती कहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट से, समझे, और पूरब की ओर बहती है। उसके बाद में यह टर्ना सेविरीन तक नौकायन योग्य है। क्या है, नौकायन योग। यह जलमार्ग नियति की जाने वाली मुख्य पदार्थ, मतलब इससे में क्या क्या मेन इससे मिल पाता है या इधर उधर भेजा जाता है, तो गेहूं को, मक्का को, इमारती लकड़ी को, ये सब इससे भेजा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न, ठीक है, देखिएगा। भारत के औद्योगिक या भारत के 4 बृहत औद्योगिक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 4 गो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है, मुंबई, पुणे में सोलापुर प्रदेश, कौन प्रदेश, सोलापुर। कलकत्ता में कौन है, हुगली प्रदेश। ये ध्यान रखिए, पूछ देता है हुगली किस राज्य में स्थित है, कलकत्ता में, ऐसे भी पूछ देता है बाबू, समझे ना। तो मुंबई, पुणे में सोलापुर प्रदेश, कलकत्ता में हुगली प्रदेश, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, और अहमदाबाद एवं बड़ौदा में प्रदेश है। तो ये इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 4 प्रमुख लौह उत्पादक राज्य के नाम बताएं। तो सीधे याद रखना है, 4 प्रमुख लौह उत्पादक राज्यों के नाम। कहाँ 4 गो राज्य जो महत्वपूर्ण है जिसमें लोहा का उत्पादन होता है, तो लिख दीजिएगा भारत के 4 प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों का नाम या राज्यों का नाम इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग या केंद्र का नाम बताइए, ठीक है। लौह उत्पादक राज्य के नाम 4 गो था, आई है सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र का नाम बताना है, और कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सोलापुर, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद, यहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, भी आई है ये, समझे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है बहुत सारा, तो ध्यान रखिएगा। भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों का नाम बताएं। लौह उत्पादक राज्य का नाम पूछा गया था, यहाँ केंद्र के नाम बताना है। तो देखिए राउरकेला,
राउर केला कहाँ है, उड़ीसा में, पूछ देता है। भिलाई, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, पूछ देता है। बोकारो कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। जमशेदपुर भी कहाँ है, झारखंड में। अब आप कहिएगा 4 को पूछा है, 6 गो सर दे दिए हैं। तो देखिए आपको जानकारी रहना चाहिए, कम से कम 6 गो याद रखिएगा, तो 4 गो तो लिख लीजिएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 4 गो पूछेगा तो 4 गो लिखना है, लेकिन 6 गो इसमें दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। दुर्गापुर कहाँ है, पूछ लेता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, पूछ देता है, तो तमिलनाडु। तो क्वेश्चन का 4 आंसर के अलावा ये भी याद रखना है कि कौन इस्पात संयंत्र कौना राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का वर्णन करें। ये भी एकदम VVI है, VVI, समझे। अब ध्यान दीजिए, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का वर्णन करें। तो परमाणु के विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को परमाणु के नाभिक में लाकर प्राप्त की जाती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो कि एक परमाणु है, ठीक है, इस पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन का बमबारी हुआ चारों तरफ से, और ये परमाणु विखंडित हो गया, टूट गया अलग अलग भाग में। अलग अलग भाग में क्या हो गया, टूट गया। अब टूट गया तो परमाणु टूटा, तो यहाँ पे बीच में होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक। टूटा अलग अलग भाग में, तो जितना ऊर्जा निकला इस सब को नाभिक में क्या किया गया कि डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया, नाभिक में, ठीक है। तो नाभिक में जब स्टोर कर दिया गया तो उसी ऊर्जा को कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है, यही पूछा है। तो आप लिख देंगे कि भारत में तो परमाणु के विखंडन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक में लाकर प्राप्त की जाती है, विखंडन मतलब टूटा, और इससे प्राप्त ऊर्जा को कहाँ ला करके, नाभिक में ला करके प्राप्त की जाती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का नाम इस प्रकार है, ठीक है। एक में तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र। 2 में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। 3 में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 4 में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। 5 में काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, काकरापार कहाँ है पूछता है, गुजरात में। और 6 में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन है। तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, क से कैगा, क से कर्नाटक, आ काकरापार तो गुजरात, समझे। और उसके बाद में कलपक्कम तो तमिलनाडु में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचार से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है संचार से आप क्या समझते हैं। संचार माने खबर इधर से उधर करना अलग अलग माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, संचार का तात्पर्य यह है कि विश्व के जैविक भूमिका यह निभा रहा है। यह संसार में कैसा भूमिका निभा रहा है, जैविक भूमिका, बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। यह अच्छी तकनीक को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक परिवहन करने में क्या होता है, सहायक होता है। बढ़िया बढ़िया तकनीक को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना किसके द्वारा, संचार के द्वारा। अब हम क्या करते हैं कि जो लड़का सबसे याद नहीं होता है ओकरो ध्यान रखना पड़ता है। तो जिकरा कहे अरे यार इतना यादें कहाँ होता है सर जी, तो देखिए वो कैसे याद कर लेगा। संचार से आप क्या समझते हैं, तो लिख दीजिएगा संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है, समझे। ऐसे लिख सकते हैं आप, विभिन्न माध्यम के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। समझ रहे हैं बात, एक लाइन में काम खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार क्या है, मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 में अपने पुस्तक द वेल्थ फॉर नेशन में किया गया। तो पूछेंगे मुक्त व्यापार के बारे में सर्वप्रथम अभिलेखकरण कौन किया, एडम स्मिथ, और कब, 1776 में। उसके पुस्तक का नाम कथी था, द वेल्थ ऑफ नेशन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन, एडम स्मिथ, ठीक है। तो ये अपना किताबों में बताया। उनके अनुसार यदि श्रम का विभाजन कर दिया जाए, मतलब यदि श्रम का काम कर रहे हैं उसका विभाजन कर दिया जाए, तो प्रत्येक श्रम में लगे सभी व्यक्तियों को अपने अपने कार्यों में विशेषता प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए कि एक ही आदमी सब काम कर लेता है, अगर काम का विभाजन कर दिया जाए कि खाना कोई बनाएगा, बाहर
कोई जाके ये करेगा, खेत में कोई और कमाएगा। तो विभाजन कर दिया जाए तो आदमी उसमें विशेषता प्राप्त कर लेगा। एक ही काम को आप बार बार करिएगा तो आपको उस काम में मतलब महारत हासिल हो जाएगा। तो वही बात है, जिससे सभी लोग को लाभ होगा, परंतु ऐसा किसी भी ढंग से संभव नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तब उसे अप्रवासी कहा जाता है। अब देखिए, आप पढ़े थे सबसे पहला प्रश्न उत्कर्ष और अपकर्ष कारक पढ़े थे ना। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन देखिएगा अप्रवास किसको कहेंगे? जब एक जगह आप छोड़ के दूसरा जगह जाके बस जाएंगे ना तो उसको अप्रवास कहेंगे। लेकिन वहां हम पढ़े थे कि मजबूरी के कारण बसते हैं तो कौन सा? उत्कर्ष कारक। ठीक है, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। तो पूछेंगे अप्रवास उत्प्रवास तो कहिएगा जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तब उसे अप्रवासी कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने देश को ही छोड़कर दूसरा देश में जाकर निवास करे तब उसको उत्प्रवासी कहते हैं। बुझाया? जैसे इंडिया से आप जाके रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो आप कहेंगे उत्प्रवासी, समझे। और बिहार से जाके आप रह रहे हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो आप कथी कहलाएंगे? आप कहलाएंगे अप्रवासी। बात बुझा गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है? पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है? वह तट जिसके द्वारा जल मार्ग से एक देश से दूसरे देश में वस्तु का आयात और निर्यात किया जाता है। कौना मार्ग से? जल मार्ग से एक देश से दूसरा देश में वस्तु को मंगाया जाता है, आयात, और निर्यात माने भेजा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पतन या पोताश्रय कहते हैं। ठीक है, पतन या बंदरगाह उसको सॉरी कहते हैं। और जबकि पोताश्रय में जहाजों के देख रेख और मरम्मत का काम होता है। ठीक है, तो जहाज का देख रेख, उसको उसका मरम्मत करना, ये काम होता है पोताश्रय में। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास क्या है और इसके 4 प्रमुख घटक के बारे में आपको क्या करना है कि बताना है। ठीक है, देखिए मानव विकास क्या है, इसके 4 प्रमुख घटक के बारे में बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मानव विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, राजनीतिक और आर्थिक विकास का होना आवश्यक है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, तो मानव विकास के लिए पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक विकास, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास का होना आवश्यक है, जरूरी है, समझे। तबे मानव का विकास होगा। पर्यावरण का संरक्षण नहीं करिएगा, समाज का विकास नहीं होगा, राजनीतिक रूप से आपको आपके पास में मतलब परिपक्वता नहीं होगा, आर्थिक रूप से पैसा आपके पास नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब आपका विकास संभव नहीं है, समझे। तो ये सब विकास होगा तभी मानव का विकास होगा। इसके 4 प्रमुख घटक हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, आगे देखिए। 1 नंबर में है समता, 2 में सतत उष्णीयता, 3 में उत्पादकता और 4 में सशक्तिकरण। तो ये चारों को ध्यान जरूर रखिएगा। अगर सीधे 2 नंबर में पूछे तो 4 प्रमुख घटक हैं, चारों का नाम लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन सबके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। समता क्या है? तो समता का अर्थ यह है कि बिना किसी लिंग, प्रजाति इत्यादि के भेदभाव किए बिना उपलब्ध अवसर तक पहुंच समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब कोई किसी भी जगह पर जा पाए, सबका पहुंच मतलब किसी जगह पर हो पाए, तो इसी को कहते हैं समता। ठीक है, अगला देखिए सतत उष्णीयता। सतत उष्णीयता का अर्थ यह है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, सबको अवसर लगातार मिले, लगातार उसको क्या मिले? प्रेफरेंस मिलते रहे। तो अवसर की उपलब्धता में निरंतरता, जिससे प्रत्येक सीढ़ी को समान अवसर मिले, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। मतलब प्रत्येक पीढ़ी को, मान लीजिए कि अभी तक कोई आदमी को खुला आज़ादी मिल रहा था, अगला पीढ़ी पर को उतना आज़ादी नहीं मिल पा रहा है, तो ये सतत पूजनीयता नहीं है। दिन प्रतिदिन प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, बराबर अवसर मिले किसी भी चीज को लेकर के, तो वही कहलाता है सतत पूजनीयता। अगला देखिए उत्पादकता।
लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना ही उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, और लास्ट है आपका सशक्तिकरण। तो सभी लोग को अपना विकल्प चुनने के लिए जो अवसर मिलना चाहिए उसी को कहते हैं सशक्तिकरण। अपना विकल्प चुनने के लिए सब लोग को अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और अवसर मिलना चाहिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20 प्रश्न हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, मानव विकास क्या है। तो अभी ऊपर ही एक प्रश्न था। ठीक है, फिर से देख लीजिए। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित किया जाता है। समझे, लोगों के विकल्पों में विस्तार, अनेक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सशक्तिकरण में जो वृद्धि होता है, इसी को कथी कहते हैं, मानव विकास। आप एक लाइन में इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, कि भौतिक पर्यावरण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके मनुष्य का सभी क्षेत्रों में या सर्वांगीण विकास करना ही मानव विकास कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला यहाँ प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। भू निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, जिसके जिम्मेदार तत्व निम्नलिखित है। भू निम्नीकरण जो है, तो इसमें भूमि खेती के अयोग्य बनता है, मतलब खेती लायक नहीं रहता है। समझिए, उसी को हम कहते हैं भू निम्नीकरण। और ये कैसे होता है, खनन के द्वारा, ज्यादा खुदाई होगा, ज्यादा पशुचारण, अति पशुचारण हो गया, जल आक्रांता, औद्योगिकरण। तो ये 4 गो आप लिख दीजिएगा। समझे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीना काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो एक साल में 183 दिन या 6 महीना काम करता है उसको क्या कहेंगे, मुख्य श्रमिक। जबकि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक। तो कितना बढ़िया है, याद खाली कथी रखना, 183 दिन। कितना दिन, 183 दिन। 183 दिन से जो ज्यादा काम करेगा उसको कौन श्रमिक, मुख्य श्रमिक, और जो कम काम करेगा उसको सीमांत श्रमिक। हो गया, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत में अंतर बताइए। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत में, यहाँ पे अनवीकरणीय होगा तथा यहाँ पे अंतर नहीं होगा। अनवीकरणीय स्रोत में अंतर बताएं। ठीक है, तो देखिए, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग में लाने के बाद भी उनका पुनः स्थापना संभव है उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा चीज जिसको खूब आप यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसको प्राप्त किया जा सकता है, वो खत्म हो रहा है तो फिर उसको लाया जा सकता है, तो वो नवीकरणीय होगा। ठीक है, जैसे सूर्य नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य का प्रकाश आज आपको मिलता है, आप यूज करते हैं, सोलर के रूप में भी उसका यूज कर लेते हैं। समझे, तो रात में लाइट वगैरह उससे जला लेते हैं, फिर कल होके मिल जाता है। समझ रहे हैं ना बात, तो ये नवीकरणीय स्रोत होगा। जबकि पानी है जो जमीन से मिलता है, कल का यूज करते हैं, करते 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 अब बाहर में देखिए दिल्ली मुंबई इस सब एरिया में तो कल वगैरह चल ही नहीं पाता है। समझे, बहुत अंदर तक तो पानी खत्म हो जाता है जो भूमिगत पानी होता है। तो यही बात है। तो देखिए क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग में लाने के बाद भी पुनः स्थापना संभव है उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जबकि ऊर्जा के ऐसा स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, इसका भंडार सीमित है, ऐसे ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिसका भंडार सीमित है, जो कहियो न कहियो खत्म होगा, उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। और जो खत्म नहीं होगा, जिसका भंडार सीमित नहीं है, वो नवीकरणीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर बताएं। ठीक है, देखिए अंतर कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर क्या है।
कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। पहला है कुटीर उद्योग, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह उद्योग परिवार के सदस्य के द्वारा चलाया जाता है। तो कुटीर उद्योग का होता है बड़ा की छोटा, तो सबसे छोटा इकाई है, ठीक है। इसमें स्थानीय कच्चा माल का यूज किया जाता है और परिवार का सदस्य भी इसको चला सकता है। इसमें कथी कथी उद्योग में आता है, तो कपड़ा, चटाई, मिट्टी का खिलौना जो कुम्हार लोग बनाता है, लकड़ी का वस्तु जो बढ़ई लोग बनाता है इत्यादि आ जाता है। और लघु उद्योग देखिए, तो यह कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। इसके उत्पादन के निर्माण और तकनीक दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं, समझे। तथा यह रोजगार के अत्यधिक मतलब जो मार्ग है या रास्ता उपलब्ध कराता है, रोजगार के अत्यधिक अवसर देता है। तो लघु उद्योग जो है कुटीर उद्योग से थोड़ा क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो 25 प्रश्न आपका हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। क्रियाकलाप का उल्लेख करें। क्रियाकलाप को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है, तो यह मुख्यतः मानव जीवन का आधार होता है। पूछेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, तो कहिएगा मानव जीवन का आधार है, ठीक है। यह पर्यावरण पर निर्भर करता है और इसके अंतर्गत क्या आता है, कृषि। तो पूछता है कृषि कौन सा क्रियाकलाप है, प्राथमिक, ठीक है। तो इस सब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है। अगला देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक तो हो गया, अब द्वितीय। तो द्वितीय क्रियाकलाप के आर्थिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाकलाप कैसा क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें कभी आता है, प्राथमिक व्यवसाय आता है। जैसे में कृषि जो है, कृषि के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन आदि से जो प्राप्त उत्पादन होता है, यह हाथों द्वारा अधिक उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। तो देखिए कृषि, पशुपालन, खनन जो है ये है प्राथमिक क्रियाकलाप, लेकिन इसी का हम क्या कर देते हैं कि इसी का उत्पादन करते हैं मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा और दूसर वस्तु बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। अगला ये तृतीय क्रियाकलाप, ठीक है। देखिए यह सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। पूछेगा सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तीसरा, ठीक है, तृतीय। इसमें उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित है। इसमें उत्पादनों सम्मिलित है और विनिमय भी सम्मिलित है, मतलब आप उत्पादन कर रहे हैं, वस्तु बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इसके अंतर्गत कुशल श्रमिक को रखा जाता है, जो बढ़िया श्रमिक हो, जिसको काम में महारत हासिल हो, जो एक्सपर्ट हो, उसको रखा जाता है। और इसका मुख्य रूप होता है व्यापार। तो व्यापार कौन सा क्रियाकलाप है, तृतीयक, ध्यान रखिएगा। कृषि, पशुपालन, खनन प्राथमिक, उद्योग द्वितीयक, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप इसके अंतर्गत सूचना का संग्रह, उत्पादन, प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी आता है। तो सूचना को जो इकट्ठा किया जाता है, समझे, उसका उत्पादन, प्रकीर्णन, सूचना का भी उत्पादन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, चतुर्थ के अंतर्गत आता है। तो जब भी पूछेंगे संचार, सूचना किसके अंतर्गत, चौथा के अंतर्गत। यह अनुसंधान एवं विकास पर आधारित है। तो साइंस टेक, साइंस टेक जो होता है, साइंस एंड टेक, समझे, वैज्ञानिक अनुसंधान, तो इस किसके अंतर्गत आएगा, चतुर्थ के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण में कार्यालय, भवन, प्रारंभिक विद्यालय, दलाली इत्यादि। विशेषता का है इसका, सेवा संसाधन से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित तथा बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। तो ये लिखिएगा तभी चलेगा, नहीं लिखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका उदाहरण क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए मिस प्रिंट है, रोपन जो होता है ना, ऐसे लिखाता है, रो प और न, ठीक है, हाँ, न ऐसे लिखाएगा। तो आप शुद्धि कर लीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव लिखना है। तो फिर अगर आप देखिए कि ऐसा लिखा है और ऐसा ही लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, तो टाइपिंग में थोड़ा एरर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसल के नाम बताइए। कौन रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो 4 गो पूछा है, आप याद कर लीजिए, 6 गो, 4 गो कोई भी लिख दीजिएगा एग्जाम में।
रोपण कृषि के 4 फसल के नाम इस प्रकार है: कोको, कॉफी, चाय, रबड़, गन्ना, केला, अनानास। ये सब कौन सा फसल है? रोपण फसल है, तो ध्यान रखिएगा। फिर पूछा वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ द्वारा वायु का अस्वच्छ होना वायु प्रदूषण कहलाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। जैसे में कौन कौन CO2, NO2, SO2 इत्यादि। समझे? औद्योगिक द्वारा, चिमनी के धुआं के द्वारा, गाड़ी के धुआं के द्वारा। तो ये क्वेश्चनवा जो है प्रदूषण वाला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चनवा का एक पार्ट है जो रिपीट हो गया है। चलिए आइए 29 नंबर देखिए, ध्वनि प्रदूषण। ये भी वहां पे कराया गया था। वातावरण में विद्यमान अवशिष्ट पदार्थ द्वारा ध्वनि का अस्वच्छ होना कौन प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जैसे ट्रेन से जो ध्वनि निकलता है, कल कारखाना से, फैक्ट्री से जो ध्वनि निकलता है, शोरगुल जो होता है उससे ध्वनि, तो ये सब क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण करता है। अगला देखिए, भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम, 4 मध्यकालीन शहरों के नाम इस प्रकार है: दिल्ली, हैदराबाद, ठीक है, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। तो 4 पूछा है, 6 इसलिए लिख दिए हैं कि एक दूगो भुलाइयो जाइएगा तो 4 गो पर आप आ जाइएगा। बुझाया? हाँ, भारत के 4 मध्यकालीन शहरों का नाम दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट स्थित पत्तनों का नाम बताएं। पश्चिमी तट में कौन कौन आपका पतन है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम आपको बता दें। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, नीचे वाला भाग। ठीक है, नीचे वाला भाग ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। समझे? तो इधर जो भाग है, इधर वाला जो एरिया है, इस साइड में जो एरिया है इसको कहेंगे पश्चिमी तट, वेस्टर्न तट। समझे? और इधर जो एरिया है इधर, इसको कहेंगे ईस्टर्न, यानी पूर्वी तट। ये हो गया आपका एरिया पश्चिमी तट, और इधर वाला एरिया क्या हो गया? पूर्वी तट। ये जहां तक दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसी में आपका पतन है। पतन वह एरिया हो गया, आप पढ़े थे ना पतन एवं पोताश्रय में क्या अंतर है। पतन को बंदरगाह भी कहते हैं। तो यहाँ पानी के द्वारा, पानी जहाज के द्वारा विदेश से सामान आता है, और भारत का सामान भी जहाज पर लोड होकर के क्या हो जाता है? विदेश में जाता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये जो गुजरात है, तो यहाँ पे जो पतन है उसको कांडला बोलते हैं। गुजरात में जो है, कलर हम आपका थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गुजरात में जो है यहाँ पे ये कांडला हो गया। क्या हो गया? कांडला। ठीक है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र में आपका आ जाता है मुंबई पतन। महाराष्ट्र फिर आ जाता है, तो महाराष्ट्र में मुंबई पतन। नीचे आएंगे तो गोवा आ जाता है, और गोवा में आपका कौन सा हो जाता है? मार्मू गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका दूग है, वो मुंबई है, और एक अपना नहावा नहावा सेवा है। ठीक है, और गोवा में आपका हो जाता है उसके नीचे मार्मू गोवा। ठीक है, उसके बाद में आप आएंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आपका मंगलुरु। कौन सा? मंगलुरु। ठीक है, न्यू मंगलुरु के नाम से उसको जाना जाता है, न्यू मंगलोर। ठीक, तो ये हो जाता है। समझे? बाकी तट का अगर नाम रखें तो इसको अलग अलग तट के नाम से भी जाना जाता है। ये तो पतन का हो गया ना, पतन का नाम है। बाकी तट अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कोंकण तट हो गया, इसी में सबसे नीचे वाला मालाबार तट हो गया केरल के पास। तो आप याद रखिएगा कि पश्चिमी तट, तो जो जो बूंदा दिए हैं, पहला आपका हो जाएगा क्या? कांडला। दूसरा में दूगो है आपका मुंबई और नहावा सेवा। ठीक है, तीसरा आपका हो गया मार्मू गोवा। चौथा आपका हो गया क्या? न्यू मंगलौर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पश्चिमी भाग में। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है ये देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन का नाम बताएं। पूरब में, तो यहाँ पे देखिए, पूरब में देखिए यहाँ पे कलकत्ता। क्या हो गया? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद में आप देखिए थोड़ा नीचे आइएगा तो उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप। फिर थोड़ा और नीचे आइएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका आ जाता है। उसके बाद में थोड़ा और नीचे आइएगा तो एन्नौर, और उससे नीचे था चेन्नई। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए पूरब की तरफ कै गो पॉइंट है? 3 गो। तो सबसे ऊपर मान लीजिएगा कलकत्ता, उसके बाद में आपका आ जाएगा पारादीप उड़ीसा में, उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और लास्ट में एन्नौर, और सब उसके बाद नीचे है आपका चेन्नई, ये तमिलनाडु में। ठीक है, तूतीकोरिन भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में। तो ये बात को आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब कलर को हम अपने चेंज कर लेते हैं, जो कलर था। चलिए आ जाइए, देखिए अगला प्रश्न। भारत के प्रमुख बाढ़ प्रभावित राज्यों का नाम बताइए। बाढ़ प्रभावित राज्यों का नाम। तो भारत के 4 प्रमुख बाढ़ संभावित या प्रभावित राज्यों का नाम इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल यहाँ होगा, बंगाल लिखा गया है ना, यह पश्चिम बंगाल कर लीजिएगा। उड़ीसा, बिहार, केरल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, इतना नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत के सूखा प्रभावी राज्यों का नाम बताइए। ठीक है, तो सूखा प्रभावी, अब कहिएगा इसमें प्रभावी सर ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, कौन सही है? तो ये वाला प्रभावी गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत के सूखा प्रभावी राज्यों का नाम देखिए। तो भारत के 4 प्रमुख सूखा संभावी या प्रभावी राज्यों का नाम निम्न है, जो इस प्रकार है। एक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का कुछ एरिया जो है, जो रेगिस्तान से लगा है, वहाँ सूखा होता है, और बाकी जो आपका खंभात के खाड़ी से अ, उसके बाद में अरब सागर से लगा है, तो वहाँ पे बाढ़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राज्य का नाम याद रख लीजिएगा, कहाँ बाढ़ होता है और कहाँ पे सूखा होता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नगर, महानगर, मेगा नगर को परिभाषित करें। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नगर। 10 लाख से 50 लाख वाला जो नगर होता है उसको क्या बोलते हैं? महानगर। ठीक है, 10 लाख से 50 लाख वाले नगर को कथी बोलते हैं? महानगर या मिलियन सिटी। ठीक है, और 50 लाख से अधिक, या कभी कभी लिखा होता है 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर को बोलते हैं मेगा नगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा क्वेश्चन को देख लेना है बाबू, नैया पार लग जाएगा। देखिए यहाँ पे गुच्छित एवं बिखरी होगा। ठीक है, बिखरी। ठीक है, गुच्छित एवं बिखरी वस्तुओं के बीच अंतर बताइए। तो कहते हैं अंगूर पूरा गुच्छा चाहिए हमको, तो खाली खाना ही में तेज है, पढ़ेगा के हैं? गुच्छित एवं बिखरी, अब बिखरल मतलब एगो दूगो टूटल फाटल, बुझाया? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जब पूछेगा कि गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच अंतर बताइए, तो आप लिखेंगे गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों में अंतर निम्नलिखित है, चाहे निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। ठीक है, देखिए गुच्छित बस्ती, पास पास बनने वाली, पास पास बनने वाली ग्रामीण बस्तियों को गुच्छित बस्ती या सघन बस्ती कहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां एक विस्तृत क्षेत्र या संगठित क्षेत्र में विकसित होती है। तो पास पास बनने वाला ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? गुच्छित बस्ती कहते हैं या सघन बस्ती। ठीक है, और इस प्रकार की बस्ती एक विस्तृत क्षेत्र या संगठित क्षेत्र में विकसित होती है। बिखरी बस्ती के बारे में देखिए, तो इस प्रकार की बस्ती छोटे छोटे हेमलेट के आकार के बड़े बड़े क्षेत्रों में दूर दूर बिखरे होते हैं। तो बिखरी बस्ती है ना, तो छोटा छोटा हेमलेट के आकार में क्या होता है? दूर दूर बिखरा होता है, और इसमें कुछ ही घर होते हैं इस बस्ती में, जबकि जो गुच्छित होगा उसमें क्या होगा? ज्यादा घर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस समझने वाला बात। आगे देखिए क्वेश्चन है, पर्यटन से प्राप्त लाभ का उल्लेख करें। पर्यटन, घूमने वाला जो जगह है उससे क्या लाभ है? तो इसके 2 लाभ मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देख लीजिएगा। एक में भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए लोगों के द्वारा उस पर्यटन स्थल की प्रशिक्षित अपनी चरम सीमा पर होती है। दूर दूर से जो लोग आया होता है वहाँ घूमने, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करता है? वहाँ का रहन सहन और सांस्कृतिक विभिन्न स्वरूप का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई आया, तो आप देख रहे हैं कैसा कपड़ा पहना है, क्या उसको पसंद है ज़्यादा खाने में, समझे, बोलता कैसे है, रहन स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो संस्कृति भी एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है कि इसके द्वारा बेरोजगारी दूर होता है। कोई आएगा तो आप दुकान किए होंगे, पर्यटन वाला घूमने वाला जगह होगा, आएगा आपका सामान बिक्री होगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा, तो बेरोजगारी दूर हुआ कि नहीं? हो जाएगा। बेरोजगारी जब दूर होगा तो लूट खसोट का होगा? कम होगा, क्योंकि जब आदमी के पास रोजगार नहीं मिलता है तबे ना वो छीन छोर करता है, सामान छीन लेता है किसी का, बुझाया, किसी को मारता है मजबूरी बस, समझे, तो वही बात हो जाता है।
चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन के घटने के कारणों का उल्लेख करें। जल संसाधन के घटने के कारण का उल्लेख करें। तो भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी दो कारण है। पहला, पेड़ पौधा बहुत मात्रा में कटाव, जिससे समय समय पर जल संसाधन में कमी का होना। ठीक है, तो पेड़ पौधा ज़्यादा काटता जा रहा है, ये भी एक कारण है। और जगह जगह पर कुआं नहर का नहीं होना, कुआं जो भी था उसको और ही लोग क्या किया, बंद बंद कर दिया। कुआं नहर उतना ज़्यादा है नहीं जगह जगह पर, ये भी इसका कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्मॉग क्या है। स्मॉग, स्मॉग क्या है? देखिए, स्मॉग को हिंदी में धुआंसा या धूम कोहरा कहते हैं। जो धुआं होता है ना या कोहरा होता है, उसी को स्मॉग कहा जाता है। समझे? जो वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। हवा जब प्रदूषित होता है तो ये होता है धूम कोहरा। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला धुआं में उपस्थित राख, गंधक और अन्य हानिकारक रसायन जब कुहा के संपर्क में आते हैं या कोहरा के संपर्क में आते हैं, तब धुआंसा के रूप में वायु प्रदूषण जनित बीमारी का ही कारण हो जाता है। इसी को कभी बोलते हैं स्मॉग। तो पूछेंगे स्मॉग, तो कहिएगा हिंदी में इसको धूम का कोहरा कहते हैं। यह वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। जब गाड़ी, कल कारखाना से जो खराब धुआं निकलता है, ये क्या होता है कि कुहा के संपर्क में आता है। समझे? तो इसी से वायु प्रदूषण होता है और अलग अलग लोग को बीमारी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। देखिए, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग को ही आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो लौह इस्पात उद्योग को कौन सा उद्योग कहेंगे? आधारभूत उद्योग, क्योंकि यह सभी उद्योगों का आधार है। तो आधारभूत उद्योग किसको कहेंगे? तो कहिएगा लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि यह सभी उद्योग का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसमें अन्य उद्योग, मशीन एवं औजार का उपयोग होता है, इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। इसमें कोक, कार्बन से प्राप्त चूना पत्थर, लोहा से मैग्नीज प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अगला देखिए, जमशेदपुर और पुणे शहर में क्या के बारे में आप क्या जानते हैं, महत्व बताइए। तो जमशेदपुर और पुणे शहर का महत्व इस प्रकार है। जमशेदपुर भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना है। यह कोयला की अपेक्षा लोहे के खान के निकट है। समझे? तो जमशेदपुर और पूना के बारे में बताना है। तो जमशेदपुर भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है, यह कोयला की अपेक्षा लोहा के खान के क्या है, निकट है। यह देश का निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है। जमशेदपुर जो है निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा इसका स्थापना किया गया। पूछ देता है कब किया गया, 1907 में। यहाँ लोहे के लिए गुरुमहिसानी, तो गुरुमहिसानी जो है पूछ देता है किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। ऑब्जेक्टिव भी ये सबसे बनता है और नुआ मुंडी से प्राप्त होता है। बुझाया? तो लोहा जो है गुरुमहिसानी और नुआ मुंडी से प्राप्त होता है। दो में देखिए पुणे, तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण शहर है। पुणे कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में मूला एवं मुंठा नामक दो नदी के किनारे बसा है। पूना जो है मूला और मुंठा नामक दो नदी के किनारे बसा है और पूना जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है। समझे? पूना जो है ये जिले का प्रशासकीय का है, मुख्यालय है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नोएडा और बरौनी के बारे में बताना है। नोएडा और बरौनी का महत्व इस प्रकार है। नोएडा कहाँ है? भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नोएडा जो है दिल्ली से सटल एक उपनगरीय क्षेत्र है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। नोएडा का नाम कथी है? गौतम बुद्ध नगर। विभिन्न सेक्टर में ही बटा हुआ है। जैसे आप जाइएगा मेट्रो पकड़ के, तो सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर इतना होतना, ये सब लिखल है, अलग अलग सेक्टर में बटल है। नोएडा का औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। उद्योग बहुत ज़्यादा है नोएडा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बरौनी गंगा नदी के किनारे बसा है। बरौनी के बारे में, बरौनी गंगा नदी के किनारे बसा है। यह एक औद्योगिकरण क्षेत्र है। इसमें इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर एवं बरौनी डेयरी
आदि जो है अनेक कारण से विकसित होने के कारण इसका काफी महत्व है। तो बरौनी कौन नदी किनारे है? गंगा नदी। उद्योग के लिए ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, बरौनी डेयरी आदि अनेक प्रकार के विकसित होने के कारण इसका महत्व भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों के बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, दो लाइन है, पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? ठीक है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? तो देखिए, यूरेनियम और थोरियम प्रमुख परमाणु खनिज है जिसमें परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। यूरेनियम और थोरियम जो है ये प्रमुख खनिज पदार्थ है, इसी से परमाणु ऊर्जा पैदा किया जाता है। ये भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके नियमित विखंडन से, मतलब टूटने से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको परमाणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। भारत में यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु में पाया जाता है, जबकि थोरियम छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। तो कौन कहाँ पाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल के समुद्र तट पर क्या होता है? बालू, ठीक है, बालू प्राप्त होता है। भारत विश्व के 6 देशों में से एक है जो परमाणु प्राप्त करने की तकनीक विकसित कर चुका है। तो पूरा दुनिया में परमाणु प्राप्त करने का तकनीक कै गो देश विकसित किया है? 6 गो, जिनमें एगो भारत भी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्यों? जल संसाधन का संरक्षण, बचाव जरूरी है क्यों? तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल समस्या का निदान परम आवश्यक है, इसीलिए इसका निदान क्या है? परम आवश्यक है, और इसके लिए उपाय किया जाना चाहिए जिससे जल को संरक्षण किया जा सके। जल का अविवेक पूर्ण दहन, मतलब बिना मतलब के दहन, भूमिगत जल के स्तर को पूरी दुनिया में प्रति वर्ष औसतन 10 फुट गिरा रहा है। बिना मतलब के जो पानी का उपयोग हो रहा है ना, तो पूरा दुनिया में जो भूमिगत जल है, जमीन का जल, वो पूरी दुनिया में प्रति वर्ष औसतन 10 फुट गिर रहा है। इससे प्राकृतिक स्रोत पर कब्जा करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप खाली इतना लिख सकते हैं कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके समस्याओं का निवारण करना बहुत जरूरी है, समझे, क्योंकि दिन प्रतिदिन भूमिगत जल जो है कम होते जा रहा है। इतना भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा को लिखें, ठीक है। निश्चयवाद क्या है? देखिए, निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी तथा भाग्यवादी हैं। जो सोच लेता है अरे बा जे होगा से होगा, भाग में लिखल होगा होगा, पढ़तम सो भी मरतम, न पढ़तम सो भी मरतम, तक काहेला पढ़तम। अब जौन लड़का ये सब सोच लेता है, सोच लिया कि अरे फेल थोड़े होंगे, पास तो हो ही जाएंगे, छोड़ो ना, हटाओ ना, समझे। तो जो सोच लेता है, निश्चयवाद के समर्थक जो होते हैं निराशावादी तथा भाग्यवादी होते हैं। बाद में वो भाग पर सब कुछ छोड़ देता है कि भाग में जो लिखल होगा वो होगा। अब बाद में वो का हो जाता है, ओकरा नंबर कम आ जाता है, बढ़िया मार्क्स नहीं आता है, तो बाद में निराश होता है। तो वह बात है कि निश्चयवाद के समर्थक जो हैं निराशावादी तथा भाग्यवादी हैं, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के समक्ष यह विचार अधिक नहीं टिक सकी है। अभी के समय में लोग जो है ये भाग पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह रहा है, मेहनत कर रहा है, समझिए, और आगे बढ़ रहा है। तो वही बात है कि लिखा है कि आधुनिक युग में, मतलब अभी के टाइम में, मानव के सफलता के लिए ये विचार ज़्यादा अधिक नहीं टिक रहा है, ठीक है। किसी सीमा तक वातावरण का प्रभाव की अपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता है। भाग के भरोसे रह के आदमी प्रगति नहीं कर सकता है, ये इसका मतलब है। वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्य तथा गतिविधि में दृष्टिगोचर होता है। आप जो काम करेंगे, ठीक है, उसी में, काम में, गतिविधि में आपके, आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, वो दिखेगा, ठीक है। किंतु मानव पूर्णतः उसके प्रभाव के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो मानव जो है आज के टाइम में पूर्णतः भाग के भरोसे नहीं है, यही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा
कि पर्यावरण निश्चयवादी का मतलब होता है भाग्यवादी, समझिए, और वैसा लोग बाद में निराश होता है। लेकिन वर्तमान समय में लोग मेहनत पर विश्वास करता है, मेहनत करता है, समझे। और इसीलिए कह सकते हैं कि मानव अभी पूर्णतः अब मतलब निश्चयवाद के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? अगला क्वेश्चन है, तो वास्तव में उपग्रह संचार प्रणाली की प्रयोगशाला को अंतरिक्ष प्रयोगशाला का संज्ञा दिया जाता है। जो उपग्रह संचार प्रणाली का प्रयोगशाला होता है उसी को कहा जाता है अंतरिक्ष प्रयोगशाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम के द्वारा अत्यधिक दूरी के भौगोलिक सूचना का संग्रह, मतलब उपग्रह संचार जो प्रणाली होता है उसके द्वारा बहुत दूर के जो सूचना होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, संचय किया जाता है, शोधन किया जाता है उसमें, समझे। तो यही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उपग्रह संचार प्रणाली की प्रयोगशाला को कथी कहते हैं? अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, संचार के विभिन्न माध्यम को के द्वारा अत्यधिक दूर के भौगोलिक सूचना को संग्रह किया जाता है, संचय किया जाता है और शोधन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उष्ण द्वीप क्या है? संक्षिप्त में बताइए। तो वैसा द्वीप जो हमेशा गर्म रहता है उसको कथी कहते हैं? उष्ण द्वीप कहते हैं। एक लाइन में बात खत्म। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के 3 लाभ बताइए। तो देखिए उपग्रह संचार क्या है। संचार मानव जीवन के लिए आवश्यक है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत किए बिना नहीं रह सकता है। अब अधिकतर लोग संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। बताइए, आप फोन का उपयोग कर रहे हैं, हम अपना बात आपके पास रख रहे हैं, ये भी संचार के माध्यम से ही रख रहे हैं। टेलीविजन में, टीवी में आप न्यूज देख रहे हैं तो वो भी संचार ही है एक तरह से, समझे। तो कोई भी बात आप सुन रहे हैं चाहे दूसरा तक पहुंचा रहे हैं बोल के, ये सब संचार का माध्यम है। ठीक है, तो आंसर यही होगा कि संचार मानव जीवन के लिए आवश्यक है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत किए बिना नहीं रह सकता है। अब अधिकतर लोग संचार माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। किस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं? ज़्यादा लोग संचार माध्यम का। कृत्रिम उपग्रह के आविष्कार ने सार्वभौमिक संचार इतिहास में एक नया युग शुरू किया है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है, जो मानव बनाता है उपग्रह को, लॉन्च करता है, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया है, समझे। उपग्रह संचार के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। एक में संचार उपग्रह, अंतरिक्ष में, एक में क्या है? संचार उपग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंतरिक्ष में तीव्र क्षमता वाले प्रसारण का कार्य करते हैं ये। संचार उपग्रह क्या है? तो तीव्र क्षमता वाला प्रसारण का काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे है, पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखने पर इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, मतलब इन्ने होने नहीं होता है, स्थिति का बना रहता है, स्थिर बना रहता है। और अगला पॉइंट है कि इससे दुनिया में अलग अलग भागों में दूर दूर स्थित केंद्र भी माइक्रोवेव संपर्क के द्वारा एक दूसरा से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो दुनिया के अलग अलग भाग में दूर दूर स्थित केंद्र भी माइक्रोवेव संपर्क से क्या होता है? एक दूसरा से जुड़ा होता है इसमें। ठीक है, यहाँ बैठे हैं आप और संपर्क में जुड़े हैं अमेरिका के, समझे। तो किससे संभव है? तो ये सब उपग्रह संचार से संभव है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर इस प्रकार है। एक में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश या शहर में निवास करता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। मतलब एक देश को छोड़कर दूसरा देश में जाके रह रहा है तो कभी कहेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और जब कोई व्यक्ति अपने देश में एक राज्य को छोड़कर दूसरा राज्य में रह रहा है उसको क्या कहेंगे? अंतर्राज्यीय प्रवास। ठीक है, हाँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो पहले आप लिख देंगे वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। देखिए विकास का है तो कोई कार्य स्थिर हो तथा उसमें अप्रगति हो रहा हो तो उसको विकास कहते हैं।
मान लीजिए आप न कमा रहे थे 1 रुपया, अब कमाना शुरू किए तो क्या कहेगा? विकास। तो कोई काम स्थिर हो, अब प्रगति हो रहा है तो कथी कहेंगे? विकास। यही सब नेतवा से कहता है विकास कर रहे हैं, विकास। और वृद्धि देखिए, वृद्धि के बारे में तो देखिए, कोई कार्य प्रगति पर होता था उसमें और प्रगति हो तो उसी को वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए कि पहले से आप 10,000 का महीना कमा रहे थे, अब 20,000 कमा रहे हैं, तो बढ़ गया ना, तो उसको कहेंगे वृद्धि। पहले कमाइए नहीं रहे थे, अब वहीं 15,000 का महीना कमाना शुरू किए हैं, तो उसको कहेंगे विकास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण का उल्लेख करें और इसे रोकने का उपाय बताएं। जनसंख्या वृद्धि काहे हुआ है बताइए, कारण बताइए, कारण। कारण के बाद में आपको क्या बताना है? रोकने का उपाय बताना है। कथी बताना है? उपाय। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। जो है 2011 की जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। समझे? तो ये लिख देंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? साक्षरता में कमी होना। भारत की जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाई है। ठीक है, इसमें जैसे में लिखा है उसको छोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सीधे लिख देंगे साक्षरता का कमी होना। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाई है और शिक्षित लोग में भी जागरूकता का अभाव है। पढ़ियो लिख के लोग का हो गया है, जागरूक नहीं है। ठीक है, जनसंख्या रोकने का उपाय, तो लोगों के जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता करना होगा और सब वर्ग को क्या करना होगा? शिक्षित करना होगा। चीन की तरह 2 या 3 चाइल्ड पॉलिसी का करना होगा, लागू करना होगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लाए गए नीति का पालन करवाने के लिए सरकारी सुविधा देना चाहिए। इस प्रकार भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट है, समझे? आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखें। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये 4 गो मेन जो रास्ता है उसको जोड़ने का काम करता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने देश के 4 महानगर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को 4 लेन वाले सड़क से जोड़ने का काम किया। इसी के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ 2 जनवरी 1999 को हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुआ? 2 जनवरी 1999 को। इसके तहत भारत के 4 नगर को, महानगर को जोड़ा गया है। ठीक है, और इस योजना में स्वर्णिम चतुर्भुज चारों महानगर को 5346 किलोमीटर जोड़ती है। उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम गलियारा को 7300 किलोमीटर जोड़ती है। तो ये डाटा है, आपको याद रखना होगा, समझे ना? जैसे मान लीजिए हम एक लाइन ऐसे पार दे, तो यहाँ पे दिल्ली है, इन्हें है कलकत्ता, इधर है आपका क्या बोलते हैं मुंबई, और सबसे नीचे का है चेन्नई। तो ऊपर दिल्ली, नीचे वाला चेन्नई, और इधर आपका पूरब के तरफ, ईस्ट के तरफ माने पूरब के तरफ आपका कलकत्ता, और वेस्ट के तरफ आपका कौन हो गया? मुंबई हो गया। तो इस चारों को जोड़ने का काम करती है। 2 जनवरी 1999 को स्थापना हुआ। ठीक है, और 5346 किलोमीटर ये क्या है? 5346 किलोमीटर में ये फैली हुई 4 गो महानगर को जोड़ती है। तो इतना क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये डाटा है, आपको देखना ही होगा। अगला देखिए, योजना आयोग के गठन और कार्य का वर्णन करें। क्या है योजना आयोग? भारतीय स्वतंत्रता के बाद में देश के अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष और सदस्य का चुनाव प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, योजना आयोग का महत्व कार्य योजनाओं को तैयार करना और सुचारू रूप से लागू करना है। योजना को बनाना और उसको लागू करना इसका काम है। लेकिन योजना आयोग को क्या किया गया? 2015 में ख़त्म कर दिया गया और 1 जनवरी समझिए 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है, ये मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या किया कि नीति आयोग का गठन किया। किस आयोग का? नीति आयोग। नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग को ख़त्म करके ध्यान दीजिएगा कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किस आयोग का गठन किया गया?
नीति आयोग का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके भी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फुलकर सेवाएं, फुलकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों के पास ग्रामीण बाजार होता है और इन्हें अर्ध नगरीय केंद्र कहा जाता है। गांव में बस्ती के पास क्या होता है? गांव का बाजार होता है। इसको अर्ध नगरीय, आधा नगरीय केंद्र कहा जाता है। ये व्यापारिक केंद्र प्राथमिक रूप से कार्य करते हैं। यहाँ पेशेवर सेवा नहीं होता है बल्कि स्थानीय संग्रहण और वितरण होता है। ये खुदरा व्यापार मंडी के रूप में व्यापार करते हैं। गांव का जो लोग होता है वो खुदरा व्यापार करता है, मंडी मंडी के रूप में व्यापार करता है, मंडी के रूप में। यहाँ के वस्तु की मांग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होती है। गांव के एरिया के वस्तु का मांग कहाँ होता है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो खुला में कोई चीज़ बेचता है ना, उसी को फुलकर व्यापार कहते हैं, समझाया? तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं? प्रारंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होता था। पहले संचार के साधन क्या होता था? परिवहन के साधन, जैसे डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, समझे? तो इसको एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता था तो परिवहन हो गया, और खबर मिल जाता था तो संचार हो गया। अब मोबाइल को दूसरा जगह भेजना नहीं, एक जगह से लेके दूसरा जगह थोड़ जाते हैं। यहाँ से फ़ोन किए, वो आदमी मोबाइल रख ले है, बिना कुछ वो भेज ले, खट से बात हो गया। तो ये बात है कि प्रारंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे, जैसे डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस। दूरभाष उपग्रह की खोज ने संचार को काफ़ी आसान बना दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास द्वारा संचार के क्षेत्र में क्रांति आई। जनसंचार तंत्र में रेडियो एवं टेलीविजन का विशेष प्रचलन है। भारत में रेडियो का प्रचलन कब हुआ? 1923 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना किया गया और कई उपग्रह को लॉन्च करके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को क्या मिला? बढ़ावा मिला। ठीक है, तो इसको आप अपना से जोड़ के भी लिख सकते हैं। पहले का 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद में क्या करिएगा कि लिख लीजिएगा भारत में रेडियो का प्रचलन कब हुआ? 1923 में हुआ, और इसरो का स्थापना 1969 में हुआ। इसके द्वारा क्या हो गया कि सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। तो पहले का 2 लाइन और उसके बाद में यहाँ से लेकर के हम कलरवा चेंज कर दे, का हो, रुकिए करिए देते हैं कलर चेंज। उसके बाद में देखिए यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लेंगे कम से कम, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना लिख लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में ग्रामीण बस्ती का वर्णन करें। देखिए, ग्रामीण बस्तियों के निवासी अधिकतर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं। यहाँ भी प्राथमिक गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ग्रामीण बस्तियों के निवासी प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, मतलब लगे होते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय खेती होता है, क्योंकि गांव के सभी भाग में अधिकांशतः खेत पाए जाते हैं। ठीक है, ये कृषि से उत्पादन किए जाने वाले वस्तुओं को नगर में जाके बेचते हैं। गांव के लोग क्या करता है? खेती से जो भी सब्जी उपजी, चाहे मतलब रस्सी उसी का उत्पादन कर लिया, जो भी उत्पादन किया, बांस उससे टुकड़ी उकड़ी बनाया था, इसी को शहर में क्या करता है? बेच देता है। ग्रामीण बस्तियाँ छोटे आकार के होते हैं। गांव के जो बस्ती होता है वो कैसा आकार का होता है? छोटा आकार का होता है। ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधा पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होता है। तो गांव में आधुनिक जो वीआईपी सुविधा होता है वो अवेलेबल होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये सब आप देखबे करते हैं गांव में। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद, संभववाद, अंतर स्पष्ट करना है। भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों को भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों को भूगोलवेता अपना अपना विचार में व्यक्त किया है। निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन कौन थे? हम्बोल्ट, रीटर, रेटलर, कुमारी सैम्पुल हैं। ये प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जबकि संभववाद के विचार धारा के प्रतिपादक कौन है? लुसियन फैने हैं, समझे, सलास हैं। और इनका मानना है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, मानव भूगोल को परिभाषित करिए, तो ध्यान रखिएगा।
मानव भूगोल जो है प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटना का स्थानीय वितरण तथा उसके घटित होने के कारण विश्व के अनेक देशों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन करना कहलाता है। तो मानव भूगोल किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटना का स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण विश्व के अनेक भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन करना कहलाता है। इससे संस्कृति, लक्षणों, स्थिति और वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। समझे? तो मानव भूगोल क्या होता है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध को क्या करता है? स्थापित करता है। ठीक है, इससे सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? जनसंख्या कैसे प्रभावित होता है? तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक मतलब यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा हम आपको लिख ही देते हैं। तो जल की उपलब्धता, जल रहेगा जहाँ पे वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा। भू आकृति, जमीन का आकृति सही होना चाहिए। मान लीजिए पहाड़ वहाड़ है तो ज़्यादा लोग रहेगा, नहीं रहेगा। जलवायु, वर्षा समय से होना चाहिए कि नहीं, जो भी मौसम है गर्मी समय से होना चाहिए। हर चीज़ मतलब जलवायु ठीक हो, ये नहीं कि कभी वर्षा हो गया, वर्षे ज़्यादा हो गया, कभी सूखे पड़ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जलवायु भी जनसंख्या के वितरण पर निर्भर करता है। मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है कि नहीं, ये भी निर्भर करता है। वन है कि नहीं, निर्भर करता है। खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। और लिख दीजिएगा जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, वन, खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेख करें। दो प्रमुख होगा ना कि चतुर्थ, तो 2 प्रमुख चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप इस प्रकार है। एक में अनुसंधान और विकास, ठीक है, इसमें नए तकनीक, औद्योगिक, वैज्ञानिक खोज का काम किया जाता है। और दूसरा है वित्तीय और प्रबंधनीय परामर्श, जैसे बैंकिंग, बीमा, निवेश, व्यावसायिक सलाह। ठीक है, तो ये सीधे आप लिख दीजिएगा। आगे देखिए, ग्रामीण अधिवासों की 5 प्रमुख विशेषता। तो ग्रामीण अधिवासों के 5 प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, और कौन कौन है देख लीजिए ग्रामीण अधिवास की विशेषता। तो देखिएगा, ग्रामीण अधिवास का आकार प्रायः छोटा होता है और उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास कर सकते हैं जितना लोग का पालन पोषण उस भूमि के संसाधन उत्पादन पर संभव होता है। तो ग्रामीण अधिवास का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, और उतने लोग निवास करते हैं जितना लोग का पालन पोषण जमीन पर संभव है। दूसरा, यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक गतिविधि में लगा होता है। तो जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्राथमिक गतिविधि में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशु पालने में, मछली पकड़ने में, इस सब में। तीसरा पॉइंट है आपका, पहला दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है ग्रामीण अधिवास में जनसंख्या का घनत्व तो कम है। मतलब यहाँ पे लोग का फैली घर होता है कि नहीं, तो घनत्व तो कम है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं होता है कम दूर में, बहुत ज़्यादा दूर में लोग फैला होता है, तो ऐसे होता है। चौथा देखिएगा, भूमि पर मकानों का घनत्व भी गांव में कम है। भूमि पर मकान का घनत्व, तो घर भी दूरी दूरी पर होता है, शहर की तरह घर पर घर नहीं होता है, तो वह भूमि पर मकान का जो घनत्व है वो भी कम है। अगला देखिएगा, ग्रामीण अधिवास में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्का सड़क, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य सेवा आदि की कमी होती है। तो गांव में बिजली उतना नहीं रहता है, शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाता है, पक्का सड़क नहीं होता है, शिक्षा संस्थान बढ़िया स्कूल नहीं होता है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं होता है, तो यही सब चीज़ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संघर्ण और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर। तो संघर्ण बस्ती क्या है? जहाँ घर आपस में पास पास बना होता है और लोग एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं। समझे? ये बस्ती समतल मैदान होता है, उपजाऊ कृषि योग्य भूमि होता है, नदी घाटी, इसी को कौन बस्ती कहते हैं? संघर्ण बस्ती। तो पूछेंगे संघर्ण बस्ती क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि घर का होता है, घर होता है पास पास, घर का होगा पास पास होगा। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना है कि लोग का होंगे एक दूसरे से
सामाजिक रूप से क्या होंगे, जुड़े होंगे, लोग एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जमीन का होगा, समतल होगा, उपजाऊ होगा। कौना बस्ती में, संघर्ण बस्ती में। अब इसमें है आपका परकीर्ण बस्ती, तो ध्यान रखिएगा, परकीर्ण बस्ती उन क्षेत्र में होती है जहाँ घर एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो उसमें संघर्ष में घर एक दूसरे के पास था, इसमें घर दूर है। और ये पहाड़ी इलाका, रेगिस्तान, घना जंगल जो होता है, वहाँ पे बस्ती संसाधन तक पहुँचना भी मुश्किल होता है, तो इसलिए घर का होता है, दूर होता है। आगे देखिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन। खेती योग्य व्यर्थ भूमि क्या होता है? वह भूमि जिसमें पिछले 5 साल तक या अधिक समय से परती हो, मतलब खेती नहीं किया गया हो, उसी को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जाता है। तो जन 5 साल से जिस पर खेती नहीं किया जा रहा, उसी को कथी कहते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में क्या अंतर है? तो ध्यान देखिए, निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि है जिस पर फसल उगाई और काटी जाती है। तो जहाँ पर फसल उगाया काटा जाता है वो कौन क्षेत्र है? निवल बोया गया क्षेत्र। इसके विपरीत मतलब उल्टा, सकल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र में उस क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाता है जिसमें उस वर्ष एक से अधिक बार फसल बोई और काटी जाती है। तो देखिए, निवल जो बोया गया क्षेत्र है उसके अंतर्गत वैसा जमीन जिसमें फसल उगाया और काटा जाता है तो निवल हो गया। लेकिन एक साल में एक से एक प्लस मतलब एक से ज़्यादा फसल बो के काट लिया गया तो उसी को कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जल संरक्षण के किन्हीं 4 विधियों का सुझाव दीजिए। जल संरक्षण के 4 गो विधि का सुझाव देना है। देखिए, मानव के लिए जल प्राकृतिक मूल्यवान संसाधन है। इसके मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। तो जल संरक्षण जो है ये मानव के लिए जल प्राकृतिक मूल्यवान संसाधन है। ठीक है, मूल्यवान संसाधन है मानव के लिए, और मांग आपूर्ति के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। अब कैसे संरक्षित करेंगे तो आप पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। जल के पुनः चक्रण से पुनः उपयोग, कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग उद्योग और बागवानी में करना। देखिए, जल का फिर उपयोग करना दोबारा, जैसे मान लीजिए नहाए तो उसका उपयोग कर लीजिए, कहाँ, फूल उल पर पानी पटा दीजिए, चाहे पानी खेत उत में पानी फेंक दीजिए, बुझाया। तो ये चीज है, बागवानी उगवानी में फेंक दीजिए। जल संबर प्रबंधन, प्रवाहित जल को रोकना। भूमिगत जल के भंडार में वृद्धि करना, जो जमीन का जल है उसको बचा के रखना चाहिए। हरियाली परियोजना को शुरू करना चाहिए, जैसे सरकार एक नीरू मीरू और अलवारी पानी संसद इत्यादि के द्वारा जल का संरक्षण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। रिचार्ज पिट द्वारा वर्षा जल को संग्रह करना चाहिए, तो इस सब से रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के 4 मैग्नीक उत्पादक राज्यों का नाम बताना है। 66 नंबर। 4 को मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करें। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहले देखिए, कृषि आधारित उद्योग में कथी कथी आता है? चीनी, वस्त्र, भोजन। खनिज आधारित उद्योग में कथी कथी आता है? लोहा उद्योग और सीमेंट उद्योग। रसायन आधारित उद्योग में कथी कथी आता है? पेट्रो रसायन और प्लास्टिक उद्योग। और वन आधारित उद्योग में कथी कथी आता है? फर्नीचर और कागज उद्योग। और पशु आधारित उद्योग में क्या कहेगा? चमड़ा और ऊनी वस्त्र। तो देखिए, खेती से कथी कथी मिलता है? चीनी, वस्त्र, भोजन मिलता है। खनिज से कथी कथी मिलता है? लोहा और सीमेंट। रसायन से कथी कथी मिलता है? पेट्रो रसायन और प्लास्टिक। वन से फर्नीचर के सामान, कागज मिलता है, कागज भी बनता है ना लकड़ी का। और पशु आधारित उद्योग, पशु से कथी कथी मिलता है? पशु से तो चमड़ा मिलता है जानवर का, ऊन मिलता है। तो यही बात है, कुछ नया है नहीं, बस ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन ही आपका रिपीट हो गया। वह प्रक्रिया जिसे भूमि खेती योग्य नहीं होता है भूमि निम्नीकरण कहते हैं। खनन, अति पशुचारण, जलाक्रांता, औद्योगिकरण। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग क्या है? तो वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वैसा उद्योग वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है, उसी को कहते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा, इस्पात, वस्त्र, चीनी उद्योग इत्यादि ये सब पाया जाता है। इन उद्योग को चलाने वाली मशीन भी लौह इस्पात से बनती है। इसको चलाने वाला मशीन किससे बनता है? लौह इस्पात से बनता है। चलिए, भारत में 4 कोयला क्षेत्र का नाम बताइए। 4 वो कोयला क्षेत्र कौन कौन है? झरिया, रानीगंज, सिंगरैली और तालचेर। ठीक है, आपको क्या करना है कि कमेंट में बताना है तालचेर कहाँ है, झरिया कहाँ है, रानीगंज कहाँ है और सिंगरैली कहाँ है। सर्च करके ही आप इसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आपका लघु उत्तरीय जो भी प्रश्न था ये समाप्त हो गया। आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इसी में क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, बात एक ही है। इसको लिखना है आपको। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, बात एक ही है दोनों। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग संभव होता है उसको कभी कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग संभव नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जो आपसे पूछा गया है कमेंट में, वो आप झरिया किस राज्य में है, रानीगंज किस राज्य में है, सिंगरैली किस राज्य में है, तालचेर किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप देंगे। क्लास कैसा लगा, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है और मोटिवेशन तभी मिलता है किसी भी क्लास के लिए जब बच्चा पढ़ता है, बच्चा का रिव्यू अच्छा आता है, बच्चा ये कमेंट करता है कि हाँ सर क्लास बहुत बेहतर लगा, या कोई दिक्कत होता है तो वो पूछता है, तब और मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है सबको हम एक ही वीडियो में समझा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। एक बार में आप अगर 70 क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं है, एक बार में 5 ही क्वेश्चन देखिए, 5 को पढ़ लीजिए, उसको खुद से लिखिए, फिर आगे 5 को देखिए। ऐसे कर करके देखते हैं तो 14 दिन में 14, 25, 70 आप 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है। आगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो आगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसी तरह से करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल से अभी जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव जो VVI है, सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय, फिर सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर आप करेंगे, ऐसा मेरा शुभकामना है। चलिए, आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं।